जय हिंद बच्चों। आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आइए, पिछला वीडियो अगर हमारा देखे होंगे तो हमने दहन पे चर्चा की थी। आज मैं ज्वाला पे चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आज हम ज्वाला पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब ज्वाला के बारे में जरा देखें हम। फ्लेम, जो ज्वाला निकलती है, किसी भी वस्तु को आप जलाते हैं तो ज्वाला निकलती है। आखिर ज्वाला कैसे निकलती है? आप जानते हैं कि ज्वाला, आप जरा सा इसको गौर कीजिए। ये मोमबत्ती है। इसकी जो ज्वाला है वो 3 प्रकार में बटी हुई है: केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। आखिर प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल क्यों इसे कहते हैं? आप जरा गौर कीजिए। यहाँ भी लैंप है, लैंप में भी ज्वाला निकल रही है। ये केरोसिन तेल का बर्नर है, इसे भी जला रहे हैं, यहाँ भी ज्वाला निकल रही है। तो आखिर इन तीनों में क्या अंतर है? आप जान लीजिए कि ज्वाला तभी निकलेगी जब ज्वलनशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाएगा, ठोस पदार्थ का नहीं निकलेगा। जैसे किरासन तेल को जैसे ही डाल के आप जलाते हैं तो ये वाष्पीकृत होकर के यहाँ पे जहां ये जलता है, इसका बर्नर जहां होता है, बारीक छिद्र होती है जहां से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इसे मिल जाता है। इसीलिए पर्याप्त ऑक्सीजन के कारण, माने पर्याप्त O2 इसे मिल रहा है और इसके कारण ये क्या हो रहा है, पूर्ण दहन इसका हो जाता है। इस केरोसिन तेल का पूर्ण दहन होता है। इसीलिए यह ज्वाला प्रकाशहीन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं होती, उतनी ज्यादा प्रकाश यहाँ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन लैंप में क्या हुआ, ये क्या है कि आप जब इसे जलाते हैं, केरोसिन से ये भी जलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए केरोसिन का पूर्ण दहन यहाँ नहीं हो पाता है। और जो कार्बन का भाग, क्योंकि आप जानते हैं केरोसिन में भी कार्बन है, तो कार्बन का जो कण बचा हुआ है, जो नहीं दहन हो पाया, वो इसमें वाष्पीकृत होकर के और चमकने लगता है, गर्म होकर के चमकने लगता है। इसीलिए इसका कलर पीला हो जाता है। इसका कलर पीला होता है। आप जब इसे लैंप को जलाएंगे तो हल्का पीला के साथ ये जलेगा। बर्नर का जो प्रकाश होगा वो नीला होता है। हम जला कर भी देखे हैं, आप भी देखे हैं। आइए जरा सा गौर करें कि आखिर केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल में क्या अंतर है। आप आइए जरा, यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लौ पर जरा सा आइए। जो लौ होता है उसको देखिए। क्योंकि वाष्पीकृत होकर के ये लौ बना लिया और उसके बाद ये प्रकाशमान लौ हुआ और अंत में प्रकाशहीन लौ होता है। आखिर इसका क्या कारण है? क्योंकि जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं, क्योंकि जानते हैं ये ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसे आप जो ही जलाते हैं तो ये मोमबत्ती जो होता है C25H52 होता है, इसे पेंटाकोसेन कहते हैं। यह पिघल जाता है, ऊपरी भाग में पिघलता है और वह बत्ती के सहारे, धागा के सहारे वाष्पीकृत होने लगता है। लेकिन वाष्पीकृत जब होता है तो यहाँ गौर कीजिए, इस भाग में जब जाता है तो यहाँ कोई दहन नहीं होती है। इसलिए कि जो भी वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा, वो बाहरी भाग में ही मिलेगा, अर्थात O2 बाहर में ही रहता है। ये केंद्रीय मंडल में कहीं O2 नहीं मिल पाता है, इसीलिए यहाँ दहन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ आप माचिस की तिल्ली भी ले जाएंगे केंद्रीय मंडल में तो वो नहीं जलेगा। आश्चर्य की बात है, लग रहा होगा कि जल जाएगा, लेकिन आप जो ही माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो बाहरी भाग में पकड़ जाता है, इसलिए वो जल उठता है। लेकिन आप एकाएक अंदरी भाग में, अंदर भाग में लेगिएगा जहां पे ये केंद्रीय भाग है, तो यहाँ दहन होता ही नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। लेकिन जब ये प्रकाशमान भाग में पहुंचता है, इस भाग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में इस भाग में है, प्रकाशहीन भाग में है। प्रकाशमान में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये C25H52 में जो कार्बन है उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इसीलिए कार्बन वहां चमकने लगता है, गर्म होकर के चमकने लगता है, इसीलिए इसका रंग पीला हो जाता है। ये पीला आपको दिखेगा। यहाँ जो मध्य भाग है, प्रकाशमान भाग, इसीलिए पीला कलर, गोल्डन कलर में आ जाएगा और दिखेगा, इसीलिए हम रूम में इसको जलाते हैं। लेकिन जो ही ये कार्बन बचा हुआ जो पीला चमक रहा है वो बाहरी भाग में जाता है, अर्थात प्रकाशहीन भाग में जो ही जाना चाहता है,
तो वहां पर्याप्त ऑक्सीजन है, तुरंत जल उठता है और वहां का रंग हो जाता है नीला, यहाँ का नीला रंग हो जाता है। इसीलिए इसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। मोमबत्ती की जो चमक होती है वो प्रकाशमान भाग अर्थात मध्य का जो भाग है उसी के कारण होती है। अगर लैंप में प्रकाशमान भाग है तो वही कार्बन नहीं जला और वो गर्म होकर के वाष्पीकृत होकर के चमकने लगा। इसीलिए कमरे में अगर लैंप आप जलाएंगे तो पूरी तरह चमकता हुआ कमरे आपको दिखाई पड़ेगा कमरा, और उसके नीचे बैठकर हम लोग पढ़ते हैं लैंप के सामने, यही कारण होता है। तो निश्चित है कि केंद्रीय मंडल में ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, यहाँ दहन हुआ ही नहीं। प्रकाशमान में ऑक्सीजन मिला लेकिन दहन हुआ, लेकिन कार्बन बचा हुआ है, जो कार्बन चमकने लगा गर्म होकर के वो, अतः यहाँ पे कार्बन तो जला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी रही, इसीलिए वह वाष्पीकृत होकर के चमकने लगा और चमक करके हमें लाइट देता है। स्पष्ट है कि ज्वाला की जो परिभाषा, ज्वाला की जो प्रकार है वो अलग अलग, किरोसिन तेल का अलग, लैंप का अलग, स्टोव का अलग और मोमबत्ती का अलग अलग दिखाई पड़ता है। जो कि क्यों चमकता है, क्यों उसकी रंग नीली होती है, क्यों उसका रंग पीला होता है, ये समझ में आता है जब इसे हम 3 भाग में बांट करके देखते हैं। नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसे कौन वाकिफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसे ही एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे घरों में अब आने लगा है, सिलेंडर में बंद होकर के ये हमारे घर पहुंचने लगा है। अब दादी, नानी, काकी, मौसी, दीदी, चाची को अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लकड़ी का चूल्हा धीरे धीरे बंद होने लगा है, कोयले का चूल्हा धीरे धीरे बंद होने लगा है। अब धुआं आंख में लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोलियम गैस जो आप देख रहे हैं, ये एलपीजी आखिर क्यों लिखते हैं, इसे एलपीजी क्यों लिखते हैं, क्या कारण है? जबकि उसे रेगुलेटर को खोलते हैं तो वो वाष्प के रूप में निकलता है, अर्थात हवा के रूप में निकलता है, फिर भी लिक्विफाइड हम क्यों लिख रहे हैं? आइए जरा रोचक बात को जानें। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का ये मिश्रण है, लेकिन मुख्य कौन है, मुख्य पाक इसका कौन है, मुख्य अवयव कौन है? वो तो ब्यूटेन ही है। ब्यूटेन ही इस पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, लेकिन इन सबों का भी मिश्रण इसमें रहता है। आइए जरा देखते हैं, ये जब रिएक्शन करता है, क्योंकि आप जब रेगुलेटर को खोलते हैं और यहां भी बर्नर को चालू करते हैं तो निश्चित है कि ये पाइप के सहारे रेगुलेटर को जो ही आप खोलते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जब इसे इसमें डाला जाता है तो इतना प्रेशर दिया जाता है ताकि ये लिक्विफाइड हो जाए, द्रव में बदल जाए। इसे प्रेशर आप देंगे तो ये तीनों जो गैस है, तीनों जो मिश्रण है, ये लिक्विफाइड हो जाएगा। लेकिन जो ही आप इसे हिलाएंगे तो पानी जैसा आवाज करेगा, जब सिलेंडर को हिलाएंगे तो लिक्विड जैसा आवाज करेगा, लेकिन जो ही इसके रेगुलेटर को खोलते हैं तो वो प्रेशर घट जाता है, घटता है, तो जो ही घटता है तो ये वाष्प में बदल जाता है और वाष्प के सहारे, ये पाइप के सहारे चलने लगता है। और जब चलता है तो बर्नर में पहुंचता है, चूल्हे में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण दहन हो जाता है। यहाँ पे इसका लौ जो है वो नीला होगा, इसका रंग देखिएगा, यहाँ नीला होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है और लाइट कम करेगा, इसमें प्रकाश कम होगा, ये अदीप्त होगा, दीप्तमान नहीं होगा, अदीप्तमान होगा, लेकिन इससे ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलेगा। देखिए जैसे ही इसे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए यहाँ पे, तो हमें CO2 मिला, जो CO2 बहुत कम होता है, पता भी नहीं चलता है, धुआं उतना निकलता भी नहीं है। लेकिन जल के कण होता है जो वाष्पित होकर के आकाश में उड़ जाता है, लेकिन ऊष्मा इतना ज्यादा निकलता है कि भोजन बनता है, हम लोग खाना खाते हैं। आइए बच्चों, यह चैप्टर का अंतिम टॉपिक था और मैं अब चाह रहा हूं कि अब चैप्टर के अंतिम में जो कुछ सवाल हैं उस सवाल को मैं देख लूं, कुछ सवाल को मैं बना दूंगा, कुछ सवाल आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लीजिए। पहला है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ में लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? समीकरणों का प्रयोग, जैसे C+O2 जो हम लोग करते थे, क्या बनता था? CO2। तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रयोग
किया जाता है समीकरणों को व्यक्त करने के लिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण क्या है? असंतुलित है? नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या लेफ्ट और राइट, ये जो तीर आप देख रहे हैं, तीर के बाएं और दाएं समान अगर परमाणु की संख्या है तो वो संतुलित है। सबसे निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? क्योंकि आप देखिए H2 + Cl2, ये तो 2HCl है, 100% संतुलित है। 2KClO3 और KClO2 ये भी संतुलित है। इसका मतलब ये आप जरा सा देखिए, Pb कितना है? NO3 2, इसका मतलब N 2 टाइम्स है, मतलब 2 N है, नाइट्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में। तीर जो आप देख रहे हैं, तीर के इस पार नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ है 3 दूना 6, यहाँ ऑक्सीजन मात्र 2, इसका मतलब यही असंतुलित है। और सब देखिएगा आप संतुलित मिलेगा आपको। आइए 4 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो यहाँ भी देखिए FeCl2 तो FeCl3, ये तो संतुलित है ही नहीं। ये NH4NO2 ये तीर के बाएं तरफ है। यहाँ पे देखिए NN2, इसका मतलब नाइट्रोजन 1 और 1 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन भी हो गया। H2O कितना है? H2O 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ तो ऑक्सीजन भी 2 हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ 4, तो इसका मतलब यही संतुलित है। देखिए बच्चों, अगला 5 नंबर का सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप जानते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें विस्थापित हो जाती है, एक परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं है। उभय विस्थापन, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। उदासीनीकरण, यहाँ पे लवण बनते हैं, लेकिन आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दे रहे हैं 2 यौगिक में, इसका मतलब ये है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन पे टिक लगाइए। अगला देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख ही रहे हैं, ये टिक लगाए हुए हैं पहले से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला सवाल है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अलग हो रहा है यहाँ पे, तो निश्चित यह अभिक्रिया किस तरह की है? तो इसे उदासीनीकरण नहीं कहेंगे, अपघटन भी नहीं कहेंगे, ये अपक्षेपण अभिक्रिया होगी। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड एक ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है, इसीलिए इसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए 8 नंबर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कैसी है? तो आप जानिए, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बेस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिड है, और दोनों मिल गया तो सोडियम क्लोराइड हो गया, जिससे हम लोग अभी सैनिटाइज कर रहे हैं। यह एक लवण है, इसका मतलब ये क्या हो गया? न बेस रहेगा न एसिड रहेगा, ये बन गया लवण बन गया, इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नंबर का सवाल देखिए, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? अब जानिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण हो और अवकरण भी हो। तो पहला देखिए, आपका पहला है अपघटन अभिक्रिया है। इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया में जहाँ पे किसी के साथ कार्बन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो, तो ये देख लीजिए आप ZnO+C, इसका मतलब है कि Zn से ऑक्सीजन का वियोग माने अवकरण अभिक्रिया, और कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग, इसका मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों इसमें हो रहा है, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। 10 नंबर का ये, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो जिसमें ऊष्मा निकलती हो, अर्थात ये देखिए आप अपने बनाइए। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक हैं? ऑक्सीकारक कौन है? यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीकारक आप समझिएगा, जिसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता हो वही ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये O2 ऑक्सीकारक हो गया। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण प्रदर्शित करने का मतलब हुआ कि वो हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा अवकारक में, तो इसका मतलब H2S। अब देखिए सवाल नंबर 13, समीकरण Cu+ ऑक्सीजन CuO, निश्चित है कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। दूसरा है 14 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? देखिए टिक लगा हुआ है, ऑक्सीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ये कोयला होगा, क्योंकि जानते हैं मोमबत्ती में भी ज्वाला होती है। चलिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के बाईं तरफ, चूँकि आप जानते हैं तीर जो देते हैं उसके बाईं तरफ, जैसे C लिख रहे थे प्लस O2 लिख रहे थे, तो जो भी लिख रहे थे वो बाईं तरफ लिखते थे। दूसरा है समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा बताता है। चूँकि तीर देते हैं तो पता चलता है कि बाईं से दाएं की ओर अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया CaCO3 टूट गया है CaO प्लस CO2, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो आप घटन अभिक्रिया है, चूँकि ये टूट रहा है, देख रहे हैं दो यौगिक में टूट रहा है। अभिक्रिया AgNO3 प्लस NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? चूँकि AgCl हमको प्राप्त हुआ और प्लस NaNO3 प्राप्त हुआ और ये पेंदी में बैठ भी गया, इसका मतलब है कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो चलिए ये अवक्षेपण है, ये हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। पांचवा देखिए H2 प्लस O2 क्या बन गया? जल। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाया जो कि जल है, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ संयोजन भर दीजिए। 6 नंबर में है गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है, इसका मतलब बनाता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डैश में क्या भराएगा? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट डालना चाहेंगे, अर्थात KClO3 ये आप डालना चाहेंगे, यहाँ भर दीजिए। होता है वह अवकरण अभिक्रिया कहलाती है, चूँकि आप जानते हैं H2 यहाँ पे मिल रहा है। आइए दूसरा देखते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वो अभिक्रिया, यहाँ पे O2 जुट रहा है, इसका मतलब कौन अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहाँ ऑक्सीकरण भरिए इस जगह। देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर क्या अलग होगा? कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो सिल्वर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात Ag हमें प्राप्त होगा। चलिए आइए सही गलत का चयन करें। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये तो फॉल्स है, क्योंकि समान होती है उसे समान होगा तब न संतुलित होगा, इसीलिए इसको आप फॉल्स कहिए। चलिए Mg प्लस HCl ये बन गया आपका MgCl2 प्लस H2, यह एक असंतुलित समीकरण है, ये सही है, ट्रू कहिए, इसलिए कि देखिए असंतुलित है, इधर Mg एक है तो Mg एक है, लेकिन क्लोरीन 2 है इधर और इधर एक ही क्लोरीन है दाएं साइड में, इसीलिए ये ट्रू है। जो कह रहा है वो बात सही है, असंतुलित है। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है, इसको भी ट्रू कहिए। अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की बात आ गई, तो ऑक्सीजन है नहीं तो हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे? इसका मतलब फॉल्स होगा ये। आइए 5वां नंबर, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित होता है। तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। आप समझिए, चूँकि जिंक आपका Zn जो है वो भी प्लस है और तांबा भी प्लस है, तो कैसे दोनों ये जिंक कैसे निकलेगा? इसीलिए ये भी फॉल्स है। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ये तो प्रतिफल कहलाते हैं, इसका मतलब ये भी फॉल्स। 7 नंबर सवाल देखिए बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, चूँकि पोटेशियम क्लोरेट अर्थात KClO3 को गर्म करने पर KCl प्राप्त होगा और ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा, यह क्रिया अपघटन कहलाती है, इसका मतलब ये ट्रू है। आइए दूसरा देखें, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अवकरण कहलाती है। चूँकि ये ऑक्सीकरण कहलाती है इसलिए यहाँ अवकरण कह रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाती है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखने पर यह काला हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ही सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन के साथ किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया होती है, इसीलिए ये ट्रू। आइए बच्चों, ये निश्चित है कि सभी सवाल को हम नहीं बना सकते, कुछ सवाल को हम हिंट्स कर दे रहे हैं, आप उसे बनाइए, नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए पहला सवाल है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में लिखा जाता है? आप जानते हैं इसे समीकरण के रूप में लिखा जाता है तीर दे करके, और संकेत के रूप में हम लोग बाईं और दाईं के रूप में लिखते हैं, बाएं तरफ अभिकारक को और दाएं तरफ प्रतिफल को। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह क्यों दिया जाता है, का प्रयोग क्यों किया जाता है? पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया बाएं से दाएं की ओर जा रही है, क्योंकि आप बाएं में लिखते हैं अभिकारक को और दाएं में लिखते हैं प्रतिफल को।
क्या समीकरण H2 + Cl2 2HCl संतुलित है? हाँ संतुलित है, ये तो संतुलित है ही, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2, तो ये संतुलित है। आइए 5 नंबर सवाल को देखें। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को मिला दीजिएगा, CO2 बनेगा। 6 का देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों और मूलकों का विनिमय होता है? अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, तो ये कौन सा हुआ? उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल देखिए 13 नंबर का, देखिए दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो जानते हैं कि अगर हम भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो भोजन में कार्बन है। इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड भोजन हम लोग खाते हैं, ऑक्सीकृत भोजन हम लोग खाते हैं, वही दुर्गंधयुक्त है। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो ताज़ा खाद्य पदार्थ को बचाइए आप, अगर उसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, नमक ज़्यादा डाल के जैसे अचार बना लेते हैं, उसे बचा लेंगे, और तो ठंडा करके रखेंगे, बढ़िया से एयर टाइट बर्तन में रखेंगे तो वो बच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 15 का देखने जरा सा, FeSO4 गर्म करके इसको तोड़ देते हैं, Fe2O3 + SO2 + SO3, आप इसको तोड़े हैं। तो यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है कि संतुलित करना है, तो Fe कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पहले कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2Fe हुआ, क्लियर है। और S2 हुआ, तो S2 हुआ तो 2BS है, और O हो गया 8। तो देखिए यहाँ पे 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3 2 5 3 8 तो हो ही जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसे और अपने से बनाइए, जो नहीं बनता फिर पूछिए, हम कुछ और सवाल को देखते हैं। आइए जरा लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें से रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर लिखिए, बत समझाएं। तो रासायनिक समीकरण वही है कि वैसा एक समीकरण जिसमें पता चले कि किसी का किसी के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, अर्थात जैसे कार्बन प्लस O2 लेकर के O2 लेते थे और क्या बनाते थे? CO2 बनाते थे और तीर दे देते थे, तो वही रासायनिक समीकरण है। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? यदि परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ, तीर के बाएं तरफ, और परमाणुओं की संख्या तीर के दाएं तरफ समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये भी हो गया। आइए अगला देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये समीकरण संतुलित इसलिए किया जाता है कि जितनी अणु इधर गई है बाएं तरफ हम अभिकारक के रूप में लगाए बाएं तरफ, उतनी ही अणु हमारा दाएं तरफ भी होनी चाहिए, तभी पता चलता है कि किसी भी अणु का ह्रास नहीं हो सकता है, न तो निर्माण हो सकता है। अर्थात ये संरक्षण के सिद्धांत को भी यहाँ पे फॉलो करता है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, 4 में कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखिए। सबसे पहले तो किसकी कौन कौन तत्व मिल करके और कौन सा यौगिक बना रहा है, ये क्लियर होता है। कितनी परमाणु को हम बाएं तरफ लिए हैं अभिकारक के रूप में तीर के बाएं तरफ, और कितनी परमाणु को दाएं तरफ मिला है, ये भी पता चलता है। और संकेत से क्लियर होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बना रहा है, गैस बना रहा है, ये भी क्लियर होता है। आइए अब देखते हैं 5 नंबर का, रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं। फायदा ये है कि आप पता कर पाएंगे कि कौन सी तत्व हमने लिया और सही रिजल्ट हमको मिला कि नहीं। रसायन में इतना अभिकारक के रूप में हमने कार्बन ऑक्सीजन को लिया तो CO2 मेरा बना, ये क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत सारे फायदे हैं जो आप ये लिख सकते हैं। सवालों को मैं HW के रूप में आपको दे रहा हूँ, इसे आप बनाइए, और जो नहीं बनता है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं अगले वीडियो में इसे बना के डाल दूँगा। आइए बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें तत्व या परमाणु अपने आयनों का आदान प्रदान करके या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करके एक नए यौगिक बनाते हैं, तो उसे ही हम लोग एक समीकरण के रूप में दिखाते हैं, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए यहाँ देखिए, क्या है आपका? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसे ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराए तो SO3 अर्थात सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसे क्या सूचना मिली कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करता है। इससे ये भी प्राप्त होता है कि इसमें दोनों तरफ माने ये अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, ये बैलेंस भी है। इससे यही सूचना हमें प्राप्त होती है। चलिए दूसरा है, कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इसे संतुलित कर दीजिए, बहुत आसान है, आप जानते ही हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ सवाल अपने से भी बनाइए, जो नहीं बने उसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे पुनः बना करके और वीडियो डाल दूंगा। चलिए।